कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। हमने 3 चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमी के कवर कर लिए हैं और हमने लास्ट चैप्टर में यही देखा था कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग गया था, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी जीडीपी की, जिस वजह से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करना पड़ा एंड उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली, दैट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। तो हमको इसी चैप्टर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए एक किक स्टार्ट देते हैं चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, एनईपी, दैट इज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो 1950 से 1990 तक की कहानी आपने पढ़ ली थी। अब आइए 91 से आगे क्या हुआ वो समझते हैं। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं? बार बार हम बोल रहे हैं रिफॉर्म्स, पॉलिसीज, लेकिन ये क्या होता है? रिफॉर्म्स मतलब ऐसी पॉलिसीज लेकर आना सारे सेगमेंट्स के लिए जो मेरी ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो पेस है, जो स्पीड है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दे। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो हो रहा है अपनी स्पीड से, लेकिन पॉलिसी का काम है ना कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा दी जाए, राइट। स्पीड को बढ़ा देंगे तो जल्दी काम होगा, जल्दी होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी बिल्ड होगा, ओवरऑल इकोनॉमी जल्दी बिल्ड होगी। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, एनईपी क्या सिर्फ यही रीजन है कि पब्लिक सेक्टर का इतना ज्यादा डोमिनेंस होना, प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, क्या यही बस एक रीजन था एनईपी के आने का? नहीं, एनईपी के आने का पीछे का रीजन बहुत बड़ा और वैलिड है। लेट्स सी दैट व्हाई एनईपी। हमने ये चीज पढ़ा था कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे बिकॉज हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी वो एट द एंड इनएफिशिएंट प्रूव हुई, राइट। सो इंडियाज फॉरेन रिजर्व सैंक टू द बॉटम। इंडिया अप्रोच्ड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। देखिए, अब मुझे कहीं से तो पैसा चाहिए, तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कि मैं वर्ल्ड बैंक के पास जाऊं। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज द आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ जाता है। मुझे लोन चाहिए था $7 बिलियन का, राइट। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बोला कि भाई ठीक है, तुमको लोन चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल क्लोज कर रखा है। क्लोज्ड इन द सेंस वी वर क्लोज्ड फॉर कंपटीशन, क्योंकि हमको पता था कि हमारी इकोनॉमी वाज नॉट दैट डेवलप्ड कि हम उसको कंपटीशन का, फॉरेन कंपटीशन के लिए ओपन कर दें, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की डिमांड थी कि नहीं, आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे एंड अपनी इकोनॉमी को फॉरेन से कंपीट कराना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो भाई अब हमारी तो मजबूरी हो गई, राइट। और उनकी एक और डिमांड थी कि भाई पब्लिक जो एंटरप्राइजेस का जो रोल है उसको कम करिए, प्राइवेट सेक्टर को इनटू रोल लेकर आइए। सो एनईपी ना एक तरीके से मेरे ऊपर कंपल्जन ज्यादा था रादर देन द चॉइस, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, मुझे इन द सेंस इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था कि भाई पैसा नहीं होगा तो मैं इकोनॉमी चलाऊंगी कैसे। ओके, सो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ पुट अप अ कंडीशन दैट इंडियन इकोनॉमी वुड ओपन टू फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय रिमूविंग इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। सबसे पहला आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करिए एंड दूसरा अपने कोटास को रिड्यूस करिए, राइट। ऑल्सो द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज टू बी रिड्यूस्ड। पब्लिक सेक्टर को भी आप कम करिए अपने रोल को और प्राइवेट सेक्टर को लेकर आइए। देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर इनटू रोल आता है ना तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव अपने आप आ जाता है, जीडीपी ग्रोथ अपने आप हो जाती है। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन टू गेट द लोन। सो एनईपी वाज मोर ऑफ अ कंपल्जन रादर देन अ चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। सो एक ये लास्ट स्टेटमेंट लिखकर भी आ जाता है कि एनईपी वाज मोर ऑफ अ कंपल्जन रादर देन अ चॉइस। तो एक्सप्लेन, तो ये आपका बहुत आसानी से 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब समझ में आया एनईपी क्यों आई थी। कोई इंडियन गवर्नमेंट को बार बार शौक थोड़ी है कि अपनी पॉलिसीज को इतना ज्यादा चेंज कर दे। ओके, सो कुछ कुछ चीजें बैकग्राउंड में होती है, गवर्नमेंट कंपल्जन कर देती है, कभी वर्ल्ड बैंक कंपल्जन कर देती है, जिसकी वजह से हम अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना मैंडेटरी हो जाता है। सो ब्रॉड कंपोनेंट्स क्या थे एनईपी के? सबसे पहले हमारी लाइसेंसिंग थी। हमको अगर इंडस्ट्री या ट्रेड कुछ भी अगर नई स्टैब्लिश करनी होती थी या एक्सपैंड करना होता तो लाइसेंस लगता था, उसकी जगह पे लिबरलाइजेशन आया। कोटास की जगह हमारा प्राइवेटाइजेशन आया और परमिट्स जो हमको लेने होते थे उसकी जगह ग्लोबलाइजेशन आया।
तो बेसिकली LQP को किसने रिप्लेस किया? LPG पॉलिसी। तो इसको हम LPG पॉलिसी भी बोलते हैं कभी कभी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG वो वाला LPG मत समझ लीजिएगा आप, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हमको इनको डिटेल में पढ़ना है कि इनके अंदर क्या क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, पॉलिसीज थे, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट लिबरलाइजेशन इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिबरल? लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम देना। सिमिलरली हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, बिल्कुल पब्लिक सेक्टर से फ्रीडम नहीं थी, जो भी करना है लाइसेंस लेकर करना पड़ता था। तो लिबरलाइजेशन वाज ऑल अबाउट गेटिंग द फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर अब इजीली अपना काम कर सकते थे, उनको इतना ज्यादा लाइसेंस वगैरह लेने की नीड नहीं होती थी। सो फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से अब मुझे इतना ज्यादा लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल नहीं है, अब आई कैन फ्रीली प्रोड्यूस व्हाट आई वांट टू। ओके, सो 1991 के पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स इम्पोज कर दिए थे, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल्स कर दिए थे, इन्वेस्टमेंट कितना आप कर सकते हो उसके ऊपर कंट्रोल्स कर दिए थे, जिसकी वजह से करप्शन हो गया था, अनड्यू डिलेज होते थे, इनएफिशिएंसी होती थी। डेफिनेट बात है कि उन्होंने कंट्रोल किया, आपने उनको पैसे खिलाने हैं कि भाई कंट्रोल छोड़ दो और हमको प्रोड्यूस करने दो, सो डिले भी होता है डिसीजन मेकिंग में, अल्टीमेटली इनएफिशिएंसी होता है। ओके, ग्रोथ रेट जीडीपी का फॉल हो गया। सो कीपिंग ऑल दीज इन माइंड द फोकस शिफ्टेड टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली किस पर शिफ्ट हो गया था कि भाई अब जो लोग डिमांड करेंगे वो हम प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पर कहानी आकर शिफ्ट हो गई। तो नाउ लेट्स सी इसके रिफॉर्म्स। टोटल 5 रिफॉर्म्स हैं, डिटेल में उन 5 रिफॉर्म्स के भी सब पॉइंटर्स हैं। सो लिबरलाइजेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंपॉर्टेंट from the perspective of exams as well, right? So take out your copies and make the notes simultaneously. तो स्टार्ट करते हैं रिफॉर्म्स जो आते हैं लिबरलाइजेशन के अंडर। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सबसे पहला क्या है, उसके अंडर क्या है, आई टोल्ड यू सब पार्ट्स हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। देखिए सारे लाइसेंस हटा दिए गए थे एक्सेप्ट ये 5 इंडस्ट्रीज के अंडर, लिकर प्रोड्यूस करने के लिए, सिगरेट प्रोड्यूस करने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स। देखिए इन 5 चीजों के लिए तो बनता भी है क्योंकि काफी डेलिकेट आइटम्स हैं ये, प्लस डेंजरस हैं। सो लेट्स उसमें ये था कि भाई पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व होगी। ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के अंडर इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, पहले 17 हुई, फिर उसको रिड्यूस करके 8 कर दिया गया, फिर उसको रिड्यूस करके 3 इंडस्ट्रीज पर हम ले आए। 3 इंडस्ट्रीज आज भी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर है। सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी, दूसरी रेलवेज और तीसरा डिफेंस इक्विपमेंट्स। आप देख लीजिए रेलवेज आज भी गवर्नमेंट के अंडर ही है, डिफेंस आज भी गवर्नमेंट के अंडर है, एटॉमिक एनर्जी आज भी गवर्नमेंट के अंडर ही है, राइट। नेक्स्ट, डीरिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। देखिए हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एसएसआई, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने कुछ इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दिया था कि भाई ये इंडस्ट्रीज जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हैंडल करेंगे। लेकिन अब क्या कर दिया था, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं था, जिसको जहां पर जो रिसोर्सेज मिल रहे थे वो अपने हिसाब से काम कर सकता था। सो फोर्सेज ऑफ द मार्केट वर अलाउड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज मेरे पास ये रिसोर्स है, मैं ये इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकती हूँ, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले क्या था, अगर मुझे अपनी कोई इंडस्ट्री को एक्सपैंड भी करना होता था तो भी मुझे लाइसेंस चाहिए होता था, किस मेथड से करना है वो भी मुझे गवर्नमेंट से पूछना होता था। लेकिन अब क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर के हाथ में है। अब उसको जो समझ आता है, जितनी उसकी बिक्री है, जितनी उसकी सप्लाई है, वो उस हिसाब से प्रोड्यूस कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। नेक्स्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो डेफिनेटली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल फ्रीडम थी कि आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर सकते हो। पहले तो क्या रिस्ट्रिक्शंस था कि हम भाई अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा हुआ था, हमको कोई कंपटीशन नहीं चाहिए था। लेकिन अब मुझे अगर अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तो मुझे डेफिनेटली इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास उतना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए अभी रिसोर्सेज नहीं थे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। पहले वीडियो को पॉज करिए, ये 5 जो रिफॉर्म्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के उसको फिंगर टिप्स पे याद करिए,
तभी आगे बढ़िएगा, नहीं तो क्या होगा, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, आगे आगे पढ़ते चलोगे, पीछे पीछे का भूलते चलोगे। सो पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड रिवाइज। तो चलिए मैं तो आगे बढ़ती हूँ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या सेक्टर्स अंदर आते हैं? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपको ये तो पता है कि जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो आरबीआई हैंडल करता है, राइट? सो पॉलिसी ऑफ आरबीआई क्या शिफ्ट कर दिया था? पहले आरबीआई ना एज अ रेगुलेटर काम करता था, अब उसको फैसिलिटेटर बना दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है क्या रेगुलेटर, क्या फैसिलिटेटर? देखते हैं। रेगुलेटर मतलब जब एनईपी नहीं आई थी तब आरबीआई एज अ रेगुलेटर काम करता था और वो फिक्स कर देता था कि भाई इतने इंटरेस्ट पे लोन देना है, इतने इंटरेस्ट पे डिपॉजिट आपको लेना है। तो बेसिकली आरबीआई वुड फिक्स इंटरेस्ट रेट, कॉमर्शियल बैंक्स को कुछ नहीं करने देता था। लेकिन एज अ फैसिलिटेटर आरबीआई लेफ्ट इट ऑन कॉमर्शियल बैंक। भाई उन्होंने कॉमर्शियल बैंक के ऊपर छोड़ दिया कि तुम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करो, जो भी मार्केट में चल रहा है, जितनी डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पर। तो बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो डिफरेंट बैंक्स आपस में compete करते थे और बेसिकली वो कंपटीशन में कन्वर्ट हो गया था रादर देन आरबीआई का फुल कंट्रोल। अब क्या होता था, अच्छा दूसरी बैंक इतने कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, मुझे भी इसको कम करना पड़ेगा। अच्छा डिपॉजिट पे इतना इंटरेस्ट चल रहा है, मुझे भी दूसरी बैंक से compete करना होगा। देखिए जब सब लोग आपस में कंपटीशन होते हैं ना तो क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जनरल पब्लिक है वो तो क्वालिटी के पीछे जाएगी डेफिनेटली। तो बैंक को सर्विस अगर देनी है तो उसको भी अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली सब चीजें कंपटीशन से रूल होने लग गई थी रादर देन कि आरबीआई पहले से ही खुद अपना कंट्रोल दिखाए। ओके, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस की वजह से ना क्या हुआ कि भाई मार्केट फोर्सेस पे अब सारी चीजें छोड़ दी थी, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंकर्स भी आ गए, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी, दोनों ही अच्छी बात है। ऑल्सो एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बाहर की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अच्छी बात है, और पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा, राइट? एंड उसकी एक लिमिट होती है कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसकी लिमिट भी बढ़ा दी थी अराउंड 74%। देखिए फिनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, पैसे से रिलेटेड सेक्टर है। इकोनॉमी कैसे चलती है? पैसे से चलती है, राइट? अगर फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो इकोनॉमी की बैंड बच जाएगी। ओके, तो फाइनेंशियल सेक्टर हमारा मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ शो कर रहा था, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कोई और सेक्टर थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा एक बार को चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये क्लियर है? अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। 2 रिफॉर्म्स पढ़ा रही हूँ। पहला कौन सा पढ़ा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। दूसरा क्या पढ़ा है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, बुक से बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आइए। 3 रिफॉर्म्स और बचे हैं, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे और अगले वीडियो में लिबरलाइजेशन के टॉपिक को ही ओवर कर देंगे, राइट? Till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय।